नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। नई दिल्ली स्थित इजराइल के दूतावास के पास धमाका हुआ। धमाके में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई कारों को नुकसान पहुंचा। इजराइल की ओर से इसे आतंकी हमला करार दिया गया तो भारत ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धमाके के बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमाके के बाद पुलिस की स्पेशल सेल की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची और उसकी ओर से धमाके की पुष्टि की गई। पुलिस का कहना है कि विस्फोट फुटपाथ के पास हुआ। यह धमाका आज शुक्रवार शाम 5:05 पर हुआ, जिसमें 4 से 5 कारों के शीशे टूट गए। धमाके के कारणों की जांच शुरू हो चुकी है और एनआईए की टीम मामले की जांच में जुटी है। और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की। एस जयशंकर ने कहा कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने दूतावास और इजरायली राजनयिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। मामले की जांच की जा रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं इजरायल ने इसे आतंकी हमला करार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इजरायल के अपने समकक्ष से बात की और पूरे घटनाक्रम को लेकर इजरायल को जानकारी दी गई। इसके पहले दोनों देशों के विदेश मंत्री भी इस संबंध में बातचीत कर चुके हैं। बम निरोधक दस्ता ने हादसे की जगह से सबूत जुटा लिए, सैंपल एकत्र कर लिए गए हैं। वहीं विस्फोट के बाद इजरायल में मौजूद भारतीय राजदूत ने इजरायल सरकार से वादा किया कि भारत सरकार हर तरह की कार्रवाई कर रही है। भारत में इजरायल के राजदूत और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार सब कुछ करेगी। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना को लेकर इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी से बात की। जयशंकर ने अश्केनाजी को भरोसा दिलाया कि भारत ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और इजरायली राजनयिकों और दूतावास की सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। एस जयशंकर से बातचीत के बाद इजरायल के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, दिल्ली में इजरायली दूतावास के नजदीक कुछ घंटे पहले हुए ब्लास्ट को लेकर मैंने कुछ मिनट पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सभी इजरायली राजनयिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे ब्लास्ट में शामिल लोगों की खोजबीन करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल एरिया में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। तो वहीं पुलवामा के ललिहार में एक मुठभेड़ हुई, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को त्राल के मंडोरा में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया और अपने को घिरा हुआ देखते हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया और इस बीच कश्मीर घाटी में एक और मुठभेड़ शुरू हो गई। यह मुठभेड़ पुलवामा जिले के ललिहार में हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में एक बार फिर से संघर्ष हुआ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को किसान और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच बवाल हुआ। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई और एक दूसरे पर हमला किया गया। स्थानीय प्रदर्शनकारी शुक्रवार सुबह से किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और हाईवे खाली करने की मांग कर रहे थे। दोनों गुटों में जारी संघर्ष और पत्थरबाजी के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। हालांकि इस बवाल के बीच कई लोगों और पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। तो वहीं बताया जा रहा है कि एसएचओ अलीपुर इस झड़प में घायल हुए। दरअसल शुक्रवार सुबह दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग किसानों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। इसके पहले गुरुवार को स्थानीय लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर धरने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कल पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ दिया। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर हुई हिंसा की निंदा की। मुख्यमंत्री ने पूछा
क्या ये सचमुच ही स्थानीय निवासी थे? उन्होंने इस बात की तह तक जांच करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि स्थानीय लोग किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। देखिए, ये बात तो होनी भी नहीं चाहिए थी, बिकॉज़ ये बात बहुत देर से चल रही है। पहले मेरे पंजाब में 60 दिन के करीब रेलवे लाइंस बंद रहीं, इंडस्ट्री बंद रहीं। आज भी 123 जगह में हमारे पंजाब में किसान बैठे हैं, पेट्रोल पंप्स पे, टोल प्लाजाज पे, किसी मल्टीप्लेक्सेस में, सब कुछ उनको चलने नहीं दे रहे। और आज भी एक ग्रुप बैठा है जंडियाला गुरु में ऑन द रेलवे लाइन, वो अमृतसर की लाइन नहीं चल रही हो, वाया तरन तारण जा रही हैं ट्रेन्स। सो ये बातें तो यहाँ हो रही हैं, वी आर टॉलरेटिंग इट, हमारा नुकसान हो रहा है ज़रूर, बट इसका इंडिकेशन होना चाहिए था दिल्ली को कि जो किसान अब आ गए, दे आर नॉट गोइंग टू आराम से नहीं उठेंगे, उनसे आप बातचीत करके उनका कोई हल निकालो। एंड वो आई थिंक उन्होंने इतनी जो मीटिंग्स की हैं, 12 मीटिंग्स हो गई, इस बात को पहले ही ख़त्म करना चाहिए था। आपको लगता है कहीं बाहर का भी इसमें हाथ, आपने जैसे मेंशन किया? हो सकता है क्योंकि जो हमारा साथ वाला मुल्क है तो हम छेड़छाड़ करता ही रहता है। अब देखो, जिस दिन मैं होम मिनिस्टर को मिलने गया था आज से 2 महीने पहले, ये किसान मूवमेंट शुरू हो गई थी। लोगों ने कहा वो अमरिंदर सिंह जा रहा है उधर, उनको मिलने जा रहा है कि ये किसान मूवमेंट के, किसान की कोई बात ही नहीं थी उस दिन बात हमारी हुई थी यही कि अक्टूबर से किसान मूवमेंट पंजाब में शुरू हुई और अक्टूबर से हमारी जो इनफ्लो ऑफ ड्रोन्स हैं वो बढ़ने लग गए, और उसमें हथियार जो आ रहे हैं, वो जो सब कुछ वो फेंका गया उधर से पाकिस्तान से, उसका कोई कारण होगा। व्हाट इज़ दैट कारण? जब आप हथियार भेजते हो, हेरोइन भेजते हो, फॉल्स करेंसी भेजते हो, कोई कारण ही है। तो यही मैं डिस्कस करने जा रहा था कि इस बातों को हमें देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, व्हाट इज़ पाकिस्तान इंटरेस्ट। पाकिस्तान ऑलवेज उनके स्लीपर सेल्स हैं अब नॉर्थ में, आईबी को, हमारी इंटेलिजेंस को सबको मालूम है कि यहाँ चल रहे हैं, और ये हथियार जो भेजे गए हैं उनके लिए भेजे गए हैं। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी मस्ट, ये बात हमें देख। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत को खुलकर समर्थन दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आपकी मांगे वाजिब है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि राकेश जी, हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, आपकी मांगे वाजिब है। किसानों के आंदोलन को बदनाम करना, किसानों को देशद्रोही कहना और इतने दिनों से शांति से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं पर झूठे केस करना सरासर गलत है। ट्रैक्टर परेड में फैली हिंसा के बाद कमजोर पड़ते किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत के आंसू भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। टिकैत के आंसू ने आंदोलन में नई जान फूंक दी है और इस पर बसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जो गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने जो अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, तो ये 2 महीने से लगातार किसान इस कड़ाके की सर्दी में धरने पर बैठा था। पहले तो ये जो किसान विरोधी कानून है, इनको वापस ले लेना चाहिए था, नहीं लिया। और जो घटना उस दिन हुई है, तो उसके वजह से किसानों को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पूरे देश का किसान क्षुब्ध है, नाराज है, और पूरे किसान, पूरे सभी लोगों की किसानों के प्रति संवेदना है। तो पहले तो इनको ये काला कानून वापस ले लेना चाहिए था। तो वैसे तो हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का किसानों के प्रति पूरी संवेदना है और हमारा समर्थन भी है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किसानों और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने दिल्ली लाल किले पर हुई हिंसा का विरोध करते हुए असामाजिक तत्वों का पुतला फूंककर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। धरना दे रहे किसानों के जायज मांगों पर अपना समर्थन भी किया। किसानों ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाले असामाजिक तत्वों को फांसी और गोली मारने की मांग करते हुए असामाजिक तत्वों का पुतला फूंककर अपना विरोध जाहिर किया। आपको बता दें, किसानों और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने स्वर्ग आश्रम रोड पर बैठक करने के बाद लाल किले पर हुई हिंसा की निंदा करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, तो साथ ही किसानों पर हुए मुकदमों को लेकर जांच करने के बाद ही कार्रवाई की मांग की। 20 जनवरी को लाल किले पर जो उत्पात मचा या दिल्ली में जो भी उत्पात मचा, जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और दूसरे उसका झंडा लगाया, उसको फेंक दिया, पैरों में खूंदा गया, उसका हम घोर विरोध करते हैं। हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था किसान, मजदूर और उनकी संस्था है, तो उसको जो है हम ऐसे अराजक तत्वों का घोर विरोध करते हैं जिन्होंने भी इस तरह की घटनाएं की, राष्ट्रीय ध्वज को अपमान किया। हम सब राष्ट्रीय सैनिक संस्था के सदस्य हैं, इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। किसानों का समर्थन करते हैं आप नहीं करते? किसानों का जो उचित मांगे हैं हम उनका समर्थन करते हैं, जो अनुचित मांगे हैं उनका समर्थन नहीं करते, जो उचित मांगे हैं उनका समर्थन करते हैं। हम उनके साथ है किसानों। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यूपी के मथुरा में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। उनका कहना है कि किसानों के कृषि कानून के नाम पर किसानों का जमकर उत्पीड़न किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सभी विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ हैं। काले कानून इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने पारित करके पार्लियामेंट में लाके गुपचुप काम कर लिया, और ये काले कानून जो कि एक घातक कानून है देश के किसानों के लिए, तो उसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। इस कठिन समय में और इस कठिन दौर में खाली मथुरा का ही नहीं, पूरे देश के कांग्रेसी इस किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं। मैं कल प्रियंका जी से मिला था, प्रियंका जी ने ये कहा कि इस समय हम किसानों के साथ हमारी पार्टी है और हम उनके संघर्ष में। कृषि कानून को लेकर पूरे देश भर में किसान प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं बात की जाए मथुरा की, तो मथुरा के राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह ने बताया कि चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी हमेशा किसानों के साथ लड़ते रहे और उनका साथ दिया। भाजपा सरकार इस वक्त किसानों की कमर तोड़ने में लगी है। राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में हैं। अब भाजपा सरकार को यह काला कानून वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश भर में इस काले कानून के विरोध में तमाम पार्टियां, कांग्रेस, बीएसपी और अन्य पार्टियां किसानों के साथ खड़ी है। ये आंदोलन तो बड़ी शांति तरीके से 63 दिन से चल रहा था। नया रूप तो सरकार ने अपनी तानाशाही रवैया के चलते इसको देने का प्रयास किया है। किसान, इतनी संख्या में किसान, लाखों, 2 लाख ट्रैक्टर 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर था, कम से कम 10 लाख किसान वहाँ मौजूद था। मैं आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या कोई दुकान लूटी? क्या कहीं किसी बहन बेटी की अस्मिता पर कोई सवाल आया? क्या कहीं कोई मकान टूटे? क्या कहीं कोई प्राइवेट, किसी की गाड़ी, किसी की प्राइवेट संपत्ति? लेकिन दिल्ली पुलिस बेटी, महिला पुलिस भी, पुरुष भी पूरी तरह से, ये सब जो इन्होंने किया, 2-3 लड़के किसानों ने स्वयं पकड़े और उनकी जेब से दिल्ली पुलिस के फर्जी आई कार्ड पाए गए। वे लोग, ये सरकार की रणनीति के तहत, सरकार ने पहले से ये रणनीति बना ली थी। पीवी सिद्धू, ये सिद्धू जो है, दीप सिद्धू, इसको पहले से ही तैयार कर दिया था। इसने वहाँ भड़काने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल अग्रणी भूमिका निभाएगा। पहले भी गए थे जयंत चौधरी जी, उनके सम्मान में कुछ भोजन वितरित किया, लेकिन वो चूंकि ये गैर राजनीतिक था अब तक आंदोलन, इसलिए उनमें ज़्यादा शिरकत नहीं की, लेकिन भावनाओं से हम लोग जुड़े हुए थे। आपने देखा हुआ मथुरा में भी जगह जगह हम सभी लोग पदाधिकारी आंदोलन कर रहे थे। तो अब ये आंदोलन राजनीतिक बन गया अब ये इसमें नए कलेवर में है अब ये। और अब ये जो कहते थे ना, ये पंजाब और हरियाणा का ही है, अब ये पंजाब हरियाणा का नहीं है। अब ये पूरे भारत के किसानों की आत्मा का प्रश्न है।
और ये काला कानून इनको वापस लेना होगा। टिकैत के आंसुओं से परिदृश्य पूरा बदल गया। रालोद का अगला कदम क्या रहेगा? कल हम कूच कर रहे हैं सुबह दिल्ली, हम तो आज ही जा रहे थे और हो सकता है कुछ लोग आज जाएं भी, लेकिन जयंत जी ने मौसम को देखते हुए हम लोगों से ये कहा कि आप धैर्य रखिए और अपने सुविधा से आ जाइए, तो हम लोग जाएंगे और पूरा समर्थन टिकैत। कितने कार्यकर्ताओं को उम्मीद है मथुरा से जाने की? मथुरा से हजारों की संख्या में जाएंगे सब। अब ये तो मैं नहीं कह सकता। साहब कैसे जाएंगे? अपनी गाड़ियों से जाएंगे, अगर बसों। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव ढाणी इज्जत से बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए और इस मौके पर सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी देखी गई। किसानों के जत्थे से निकलने से पहले जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों का कहना है कि सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पहुंचकर हम इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में छापेमारी की गई। एजेंसी ने पंजाब में 40 और हरियाणा में 10 गोदामों से चावल और गेहूं के सैंपल लिए। सूत्रों की माने तो इस कार्रवाई को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हरियाणा के सिरसा में शुक्रवार को सुबह होते ही एफसीआई के गोदाम में सीबीआई की टीमों का काफिला पहुंच गया। इससे हड़कंप मच गया। सीबीआई के 5 से ज्यादा टीमों ने मंगाला, पन्नीवाला मोटा और एलनाबाद में गोदामों पर छापे मारे। एक टीम मंगाला में बने हैफेड के गोदाम में पहुंची और रिकॉर्ड तलब कर जांच को शुरू कर दिया। आपको बता दें, सीबीआई की तरफ से यह छापेमारी तब की गई जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। खासकर गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के तहत हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि सीबीआई की टीमें देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर गेहूं का स्टॉक जांचने के लिए आई, तो वहीं सीबीआई की तत्परता की कार्रवाई से कुछ घोटाले की बू आ रही है। टीम ने आने के साथ ही सैंपल लेने शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार देर रात शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी रही, लेकिन सीबीआई की तरफ से छापेमारी के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हरियाणा के फतेहाबाद से सैकड़ों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर के लिए किसान निकल चुके हैं। किसान सुरेंद्र ने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर की गई सख्ती के कारण देर रात ही किसान दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए थे और आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। आज दर्जनों गांव के किसान एकत्र होकर दिल्ली जा रहे हैं। जैसे ही किसानों को सरकार की सख्ती का पता चला तो किसान रात को ही दिल्ली के लिए रवाना होने लगे थे। मामला ये है कि कल परसों जो हुआ है, थोड़ा मोटा सरकार हमारे को कमज़ोर करना चाहती है। तो सरकार अपना मतलब जोर दिखाना चाहती है कि ये टोल पे लोगों किसानों को हटाया जाए, पर हम सरकार को दिखाना चाहते हैं दोबारा रोष। हरियाणा में तो सारी जगह पूरा जोर जोर से लोग रात को ही रवाना हो चुके हैं, फिर दोबारा उसी तरह कट हो रहा है। किसान है ना, और गांव से आ रहे हैं, उसके बाद में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। क्या पानी लेके नहीं, बिजली भी छोड़ दी गई है, पानी की सुविधा भी वहाँ पे पहुँच चुकी है अभी। और उसके गांव से तो रात तो इतने लोग इकट्ठे हो गए कि रात को ही हजूम हो गया। हरियाणा से भी काफ़ी, चडूनी साहब ने भी बोल दिया है कि भी अगर हमारी फौजी हमारी भी उधर है, डट के रहो आप, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है उनको। एक बार फिर से हरियाणा गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के रोने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद अब किसान एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच अमरोहा में गजरोला थाना क्षेत्र के कुमराला बहादुरपुर गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहां ग्रामीण ने गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री को बंद कर दिया है। इसके लिए बाकायदा ग्रामीणों ने गांव के बाहर बोर्ड भी लगाया है। मामला है किसान से जुड़ा मुद्दा। 3 कानून, काले कानून वापस होने। ये किसान मजदूर की लड़ाई है जो लड़ी जा रही है। अच्छा, जैसे आपने ये बोर्ड लगाया है, हाँ जी, बीजेपी के विरोध। हाँ, ये हमारा सब गांव में एक जगह है, सब गांव ने मिलकर बोर्ड लगवाया कि कोई बीजेपी वाला गांव में नहीं आएगा।
हाँ जी, खुला विरोध है। इतने 3 मांग माने जाने की, इतना खुला विरोध रहेगा बीजेपी का। पहले किसान है, बाद में और कुछ है। भारतीय किसान यूनियन। उधर हरियाणा के चरखी दादरी में देर रात फोगाट खाप ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें फोगाट खाप के नेताओं ने शिरकत करते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम राकेश टिकैत के साथ हैं और बॉर्डर पर किसानों के साथ ज्यादती ना की जाए। फोगाट खाप प्रधान ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें किसानों का कोई हाथ नहीं, ये सब मोदी सरकार की चाल है। तो वहीं चरखी दादरी डीसी ने बताया कि किसान नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। राकेश टिकैत जी हमारी किसान बिरादरी के शान है। उनकी यदि गिरफ्तारी होती है तो खाप फोगाट 19 बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और उनके साथ खाप फोगाट 19 नहीं, पूरी हरियाणा की तमाम खापेर सारी किसान सरदारी उनके साथ आज इस लड़ाई में बिल्कुल साथ खड़ी है। और आंदोलन जारी है, आंदोलन जारी रहेगा। और इसी के ज्ञापन देने के बाद जैसे कल सुबह हमने मीटिंग बुलाई है, हमारी सर्वजातीय खाप फोगाट 19 की आम सभा की मीटिंग बुलाई है। और वो इसीलिए बुलाई है क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी का षड्यंत्र था। जो किसानों के ऊपर जो ये गोदी मीडिया बार बार लालछन लगा रही है, ये सारा बिकाऊ मीडिया है जो मतलब इस मोदी के इशारे पे चलता है। तो बिल्कुल इसके अंदर ये मीटिंग बुलाई जाएगी कल सुबह कि इस आंदोलन को गति दी जाएगी और भी ज्यादा, और आंदोलन को तेज किया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या कम होकर के 5,918 रह गई है। इनमें से 1,591 केसेस होम आइसोलेशन में है, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल मिलाकर के 5,85,273 व्यक्ति संक्रमण विहीन हो चुके हैं, संक्रमण के बाद पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं। और संक्रमण से आज तक मार्च से लेकर के जनवरी 29 तक कुल मिलाकर 8,646 लोगों की मृत्यु हुई है। जो कोविड संक्रमित व्यक्ति हुए उनमें से ये आवश्यक नहीं है कि इनकी मृत्यु का कारण कोविड हो, लेकिन जो भी व्यक्ति कोविड संक्रमित होते हुए जिनकी मृत्यु होती है उन्हें हम कोविड संक्रमित मृत्यु के रूप में ही काउंट करते हैं। तो अब तक कोविड संक्रमित जो लोग हुए हैं उनमें से 8,646 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,20,649 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 2,76,436 सैंपल्स की जांच की चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल का हमारे प्रदेशवासी निरंतर बहुत ही अच्छा उपयोग कर रहे हैं और कल भी प्रदेश में 5,017 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल पर घर बैठे चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया और अब तक कुल मिलाकर के 4,51,775 लोग ई संजीवनी पोर्टल पर चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य शाहनवाज हुसैन और पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने शुक्रवार को विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ली। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा वहां पर मौजूद रहे। शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद बात करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनकी पहचान बिहार से रही है। वो पहली बार भी बिहार से ही सांसद बने थे, लेकिन बिहार असेंबली में उनका अनुभव नहीं था। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा करता हूं। कि मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री का बहुत आभारी हूं, केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मुझे अपनी सरजमी में सेवा का अवसर दिया है, खिदमत का मौका दिया है और इसको अच्छे से मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा।
मेरी जिम्मेदारी तो ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते मैं काम करता रहूँगा, कर रहा हूँ। पार्टी ने यहाँ भी काउंसिल में भी मुझे उम्मीदवार बनाया है और यहाँ काउंसिल में जो मैं वो करूँगा और बिहार की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए जो कुछ मैं हूँ वो करूँगा। आने वाले दिन में अगर आपको और जिम्मेदारी दी जाती है और कहा जा रहा है, जैसा कि चर्चा है कि मंत्री पद के लिए बिहार में, तो क्या आप आगे... एकदम गलत दुष्प्रचार है सब। जो मैं पूरी तरह से कह दूं कि हम लोग, मैं यहाँ सिर्फ काउंसिल में एज ए मेंबर आया हूँ और हमारे पार्टी के बहुत राष्ट्रीय नेता हैं जो काउंसिल में मेंबर रहे। नितिन गडकरी जी एमएलसी रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मैं एमएलसी हूं और राष्ट्रीय प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे कंधे पे दी है। अभी यही जिम्मेदारी है और कोई जिम्मेदारी मेरे पास अभी नहीं है। बाकी बंगाल के चुनाव में जाऊंगा, अभी कश्मीर का चुनाव करके आया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के मुंबई मेट्रो के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार पर किए गए कटाक्ष के बाद राजनीति गर्मा गई। इस मसले पर राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो साथ ही बीजेपी के फिर से सरकार बनाने के दावे पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। देवेंद्र फडणवीस जी बोले कि मुंबई का मेट्रो कब होगा। दिल्ली की मेट्रो बहुत अच्छी तरह से बनाई गई और चल रही है। शायद वो भूल गए कि मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में मेट्रो बनी, जिसमें उन्होंने आनंद लिया। हमें दिल्ली का भी अनुभव है, मुंबई का भी अनुभव है। हम मुंबई की भी मेट्रो ढंग से बनाएंगे और आज कारशेड में एक कार्यक्रम है। देवेंद्र जी, आपको हमारे काम में आनंद आता है, मुंबई में भी आपको आनंदमय वातावरण निर्माण करके हम देंगे। जिस तरह जी ने कहा कि ज्यादा दिन हम विपक्ष में नहीं रहेंगे, ये बयान लगातार 13-14 महीने से आ रहे हैं। सिर्फ देवेंद्र जी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस तरह का बयान देते रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो कांग्रेस एनसीपी से जो विधायक बीजेपी में गए, उनका मोह भंग हो गया है। वो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं और जल्द ही कुछ विधायक छोड़ेंगे। उन्हें रोके रखने के लिए इस तरह का बयान बीजेपी के नेता और देवेंद्र जी दे रहे हैं। राजस्थान के जयपुर थाने पर AK-47 राइफल से हमले के बाद फरार हुए कुख्यात बदमाश 5 लाख का इनामी बदमाश विक्रम गुर्जर उर्फ पपला पकड़ा गया। राजस्थान पुलिस की 2 टीमों ने पपला को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया। आरोपी पपला अपनी महिला मित्र जिम संचालिका के साथ एक मकान में नाम बदलकर रह रहा था। पुलिस से बचने के लिए पपला ने मकान की 3री मंजिल से छलांग लगा दी थी, लेकिन पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया। उसकी जो महिला मित्र थी, उसको 7 दिन का पुलिस अभिरक्षा मांगी है, जो कोर्ट ने पपला को 2 दिन का जेसी और उस महिला मित्र को 7 दिन का पीसी दिया है। आगे क्या कुछ होने वाला है? अब इन्वेस्टिगेशन होगा। इससे महिला मित्र से तो पुलिस अभिरक्षा में ले लिया 7 दिन के लिए और इसका आइडेंटिफिकेशन होगा जेल पर। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा पेश किया जाए। लगातार जो है सीनियर अधिकारियों द्वारा टीम्स बना के कंटिन्यूस डेली बेस मॉनिटरिंग पे इसका पीछा किया गया। उसमें जो उस टाइम आईजी साहब थे, सेंगाथिर साहब, एसपी साहब थे, अमनदीप सर, उन्होंने भी पूरी टीम्स को एक पर विश्वास करके और उन पे को परख के और उन पे पूरा विश्वास किया, उनको पूरे संसाधन दिए, उनको फ्रीडम दी। और उन्होंने साथ ही साथ इस बात पे फोकस रखा कि इसके जो लोकल लिंक्स है, इसके जो अंतर्राज्यीय गैंगों से संबंध है, उनको पूरा वेरीफाई किया जाए। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जहरीली शराब के पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना जिले के मांडलगढ़ के सारण गांव की है। मामले में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि शराब पीने से बीमार हुए 6 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद मांडलगढ़ के थाना प्रभारी सहित 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के खनबन इलाके में आतंकी हमले में शहीद हुए आर्म्ड रेजिमेंट के जवान दीपक कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके हरियाणा के रेवाड़ी के गांव में पहुंचा। कश्मीर से पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया और इसके बाद उनके गांव पहुंचाया गया। पूरे सैनिक सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आपको बता दें, शहीद दीपक कुमार का 10 साल का इकलौता बेटा है। भर्ती हुए थे जून 2005 में और सितंबर 2019 को आरआर में गए थे। एक आरओपी के दौरान रोड ओपनिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट में वो शहीद हुए हैं और बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल जो थे वो फौजी थे और अपने कार्य को बहुत ही मध्य प्रदेश के इंदौर में ठंड के मद्देनजर बुजुर्गों को रैन बसेरा भेजने के दौरान बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बुजुर्गों को सड़क पर ही ठंड के समय छोड़ दिया गया था, जिसके चलते निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने इस मामले की जानकारी लेते हुए रैन बसेरा के मस्टर कर्मी ब्रजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी की सेवा समाप्त कर दी। निगम कमिश्नर ने बताया कि मामला संवेदनशील है, जांच में जहां भी लापरवाही पाई जाएगी वहां जवाबदार कार्रवाई की जाएगी। पड़ रही है और परंपरागत रूप से कि ये निर्देश स्थायी रूप से हैं कि ऐसे लोग जो सड़कों के किनारे या फुटपाथ पे हैं तो उनको रैन बसेरा ले जाया जाए। और अभी आयुक्त महोदय के बड़े कड़े निर्देश हैं कि इस तरह की ठंड आदि को देखते हुए रात में या मॉर्निंग आवर्स में कोई ऐसा दिखता है तो उसको रैन बसेरा ले जाएं, उसको रैन बसेरा में छोड़े और यही कार्रवाई की जाती है। अभी जो सामने आ रहा है उसमें रैन बसेरा ही छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि कुछ मिसहैंडलिंग हमारे लोगों ने की होगी या उसके कहने पे कुछ कहीं सीधे रैन बसेरा क्यों नहीं पहुंचे, तो हमने अभी तत्कालिक कार्रवाई करते हुए हमारे 2 कर्मचारी जो वहाँ थे उनको सेवा से पृथक कर दिया। सूरत जिले के अश्विनी कुमार इलाके में स्थित लब्धि कपड़ा मिल में शुक्रवार दोपहर को भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 10 वाहन लगाए गए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कंपनी के कर्मचारियों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। मिल में जहां आग लगी वहां पर कपड़ों के जत्थे रखे थे, इसके चलते आग विकराल होती चली गई। आग फैलने के चलते कर्मचारी मिल से बाहर आ गए, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। मिल के आसपास कई फैक्ट्रियां हैं, जिसके चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। आग की लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही थी। आग से लाखों रुपयों के नुकसान का अनुमान है। तो सूरत जिले के अश्विनी कुमार इलाके में स्थित लब्धि कपड़ा मिल में शुक्रवार दोपहर को भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। अब प्रदेश में 28 फरवरी तक लॉकडाउन जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि समय पर पहले से दी गई छूट जारी रहेगी और सभी आदेशों को इस आदेश के साथ जोड़ दिया जाएगा और लॉकडाउन 28 फरवरी तक लागू रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार ने लॉकडाउन को 1 महीने तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार से महाराष्ट्र राज्य को खतरा है और इसीलिए वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 28 फरवरी 2021 तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है। सरकार ने आदेश में महामारी रोग अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का हवाला दिया और यह भी कहा कि मौजूदा दिशा निर्देशों को महाराष्ट्र सरकार के सभी विभागों की ओर से सख्ती से लागू किया जाएगा। मुंबई में लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक 1 फरवरी 2021 से मुंबई वासियों के लिए लोकल ट्रेन सेवा की शुरुआत की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम मध्य रेलवे को पत्र लिखकर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल सेवा को शुरू करने की मांग की है। सरकार ने कहा कि लोगों को ऐसे समय में यात्रा की अनुमति दी जाए जब ट्रेन में ज्यादा भीड़ ना हो। ऐसे में मुंबई लोकल की पहली ट्रेन के खुलने से लेकर सुबह 7 बजे तक, फिर दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक और रात 9 बजे से लेकर आखिरी लोकल तक ट्रेनों को चलाया जाएगा। वहीं मुंबई लोकल में ज्यादा संख्या में लोग ना आ जाएं, इसीलिए सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक चलने वाली लोकल ट्रेनों में मुंबई के आम लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। तो 1 फरवरी से आम लोग भी अब लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगे। आपको यहां पर जानकारी दे दें कि मुंबई वासियों के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि आर्थिक राजधानी में लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में अब जो सफर है वो यात्री कर सकेंगे। राजस्थान के चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग उदयपुर के भिंडर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन पर संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे और इस दौरान वे चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस में अल्प प्रवास पर रुके। मंत्री के साथ करौली विधायक लखन मीणा और तेजारा विधायक संदीप यादव भी मौजूद रहे। सुभाष गर्ग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शनिवार का दिन राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा जब महात्मा गांधी आयुष्मान स्वास्थ्य योजना शुरू होगी, जिसमें 5 लाख तक का प्रदेश के 2/3 लोगों को लाभ मिलेगा और वे 14 से 15 चिकित्सालय में इलाज करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना को संशोधित कर राजस्थान में लागू किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान ने बजट भी ज्यादा दिया है। तो वहीं उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए बोलते हुए कहा कि वैक्सीनेशन से अभी तक किसी प्रकार की कोई हानि सामने नहीं आई, सबको वैक्सीनेशन लगाने चाहिए। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वैक्सीनेशन का अधिकार होना चाहिए ताकि राज्य में इस काम को और गति मिले। के इतिहास में कल का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको कि महात्मा गांधी आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से राजस्थान के संदर्भ में इसको लागू किया जा रहा है। मैं इसकी 2-3 चीज़ें बातें बताना चाहूँगा जो स्पेसिफिक बहुत अलग है और मैं सोचता हूँ राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसको संशोधित जो है फॉर्म में इसको लागू किया गया। ओरिजिनली जो 2011-12 का जो सर्वे है, सामाजिक सर्वेक्षण जो हुआ, उसके तहत केवल 59 लाख लोग, 59 लाख परिवार जो है इसके अंदर कवर हो रहे थे और अब जो इसमें भामाशाह के अधीन जो करीब हमारे 51 लाख जो लोग परिवार हैं वो इसमें कवर नहीं हो रहे थे। तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की सोच, उनकी दूरदर्शिता और उनकी पहल पर इस स्कीम को संशोधित किया गया और अब 1 करोड़ 10 लाख परिवार इससे जोड़े जा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक के सांपला में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां के एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और उसकी पत्नी की कमरे में कोयले की अंगीठी से गैस बनने के कारण मौत हो गई। मूल रूप से यूपी के सीतापुर जिले के बेहट गांव के रहने वाला रामपाल काफी समय से अपनी पत्नी जंत्रा और बेटे संदीप और बेटी रोशनी के साथ सांपला में रहते थे। उन्होंने ठंड से बचने के लिए
कमरे में कोयले की अंगीठी जला ली और कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद होने के चलते अंगीठी से बनी गैस के चलते दोनों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। गाँव वाले ने बता रहे कि दो लेबर टाइप है, वो किराए में रहते हैं, वहाँ दोनों डेड हो चुके हैं। गेट बंद था, गेट उन्होंने खोला है, बर्तन गेट खोला है। हमने आगे देखा भाई दोनों मौके पे डेड थे और ऐसा कोई मेरा लग रहा है कि जैसे कोयला वगैरह अंगीठिया वगैरह जलाई है और धुआं होने से दम घुटने से लगे। हरियाणा में इस साल से कॉलेज में अनुसूचित जातियों के छात्रों को मुफ्त किताबें प्रदान की जाएंगी। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रवक्ता द्वारा विभाग के महानिदेशक की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज से उनके यहां पढ़ने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों का डेटा भेजने को कहा गया है। जो छात्र इसके पात्र होंगे, निदेशालय द्वारा 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए पुस्तकों के लिए उनके बैंक खातों में पैसे भेजकर किताबें खरीदने के लिए मदद की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों के एससी वर्ग प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, आधार नंबर को वेरीफाई किया जाना चाहिए। जो छात्र सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें किताबें खरीदने का पैसा सीधे उनके खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पोर्टल को एक मजबूत डेटाबेस के लिए कॉलेज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं किसान यूनियन सिद्धपुरा की ओर से भटिंडा के गांव-गांव में जाकर जीप पर लाउडस्पीकर लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि किसान दिल्ली आंदोलन से वापस अपने घर को आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाई जा रही है। किसान अपनी मांगे मनवाकर ही दम लेगा और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाएगा। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ बिल्कुल शांतिपूर्वक है। सो बड़े पद्धर से संघर्ष में उलझाने लिए असी ऑल ओवर पंजाब च यह चरस की 127 किलोग्राम की बड़ी खेप पकड़ने के बाद अब हिमाचल में कुल्लू पुलिस की नजर सिंथेटिक ड्रग्स सप्लायर पर पड़ चुकी है। कुल्लू पुलिस ने चिट्टा माफिया पर शिकंजा कसते हुए एक और बड़ी कामयाबी को हासिल किया। पुलिस ने सिंथेटिक ड्रग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास वैलिड वीजा या पासपोर्ट नहीं है, जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहा था। इसके खिलाफ फॉरेनर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपी हेरोइन के व्यापार का एक मुख्य सरगना है, जो पूरे भारत में हेरोइन सप्लाई करने का काम पिछले काफी वर्षों से कर रहा है। ये एक्चुअली एसआईयू की टीम के पास एक इनपुट था, जिसमें कि उन्होंने एक युवक को पकड़ा जो कि जम्मू का है। वो युवक 25 वर्ष का है, उसका सारा डिटेल प्रेस ब्रीफ में है। उसको पकड़ा, फिर उसके बाद उससे 12 ग्राम की हीरोइन की रिकवरी हुई। उससे जब गहन पूछताछ की है क्या कि आप इस सिंथेटिक ड्रग कहाँ से लेकर आए हो, हीरोइन कहाँ से आया, उसने बताया कि दिल्ली में एक नाइजीरियन है, उससे लेकर आया। उस नाइजीरियन को हमने धारा 29 में गिरफ्तार किया और हमारी एक स्पेशल टीम गई, उसको लेकर आई और कुल्लू में इस टाइम पर वो भुंतर थाने में है। उसके खिलाफ धारा 29 NDPS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और चूंकि ये आरोपी जो कि अफ्रीका देश के घाना का मूल निवासी है, इसके पास ना ही कोई वैलिड वीज़ा मिला और ना ही वैलिड पासपोर्ट मिला, जिसके तहत इसके खिलाफ फॉरेनर एक्ट धारा 14 की कार्रवाई की गई है। एक्चुअली ये सप्लाई पिछले काफ़ी सालों से कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बहुत बड़ा ये मुख्य सरगना है। और दिल्ली में अभी जहाँ पे ये प्रेजेंट निवासी है, ये विपिन गार्डन के पास रहने वाला बंदा है और इसकी अभी भी एक टीम जाँच कर रही है इसके बारे में। जैसे जैसे इसके बारे में और भी ज़्यादा पता लगेंगी, उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करते रहेंगे। 1 लाख रुपए का इनामी राजस्थान के कोटा का कुख्यात बदमाश असलम शेर खान उर्फ चिंटू को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उसे कोटा ग्रामीण के दर्रा इलाके से गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये असलम की गिरफ्तारी है या उसने खुद सरेंडर किया है, इस पर अभी संशय है, क्योंकि हाल ही में हाईकोर्ट ने उसे 1 महीने के अंदर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा असलम उर्फ चिंटू पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। 2005 में इसने मर्डर किया था, उसमें इसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उस सजा के बाद में उसने सजा की अपील की और माननीय उच्चतम न्यायालय से जमानत पर आज़ाद था ये। उसके बाद में इसने 2018, 19 और 20 में कंटिन्यूस ऑफेंस किए। इस जमानत के अगेंस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने अपील की। उस अपील पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने इसको 7 जनवरी को और 18 जनवरी को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको 18 जनवरी से 3 सप्ताह की अवधि में अरेस्ट किया जाए। उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में और चूंकि ये कि संगठित अपराधी गिरोह का सदस्य था, लगातार क्राइम किए जा रहा था। वहीं राजस्थान के जालोर में डॉक्टर के व्यवहार से नाराज अस्पताल कर्मियों ने डॉक्टर का बहिष्कार कर दिया। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि डॉक्टर के हठ धर्मिता वाले व्यवहार के चलते अस्पताल के कर्मचारियों ने डॉक्टर का बहिष्कार किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारियों को अस्पताल कर्मियों ने मामले से अवगत कराया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। नर्सिंग आवर के स्टाफ की एक समस्या थी कि जो यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर उनके थोड़े व्यवहार के प्रति उनकी थोड़ी समस्याएं थी, डिसइंटरेस्ट थी। वो हमने नर्सिंग स्टाफ से बात की, डॉक्टर साहब से बात की और आपस में बिठा के एक दूसरे को जो भी था उनको भी कहा और स्टाफ को भी कहा और दोनों एग्री हो गए। उम्मीद है कि ऐसे भविष्य में नहीं होगी। जैसा और का CSC का पहले से भी जो नाम है, स्टेट फर्स्ट है, ऐसा ही कार्य चलता रहेगा और कोई मन का थोड़ा परिवार में था वो बैठ के दूर कर दिया। उधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग मार्ग पर पंजाब नेशनल बैंक के ATM को चोरों ने तहस नहस कर दिया। वहीं चोर बैंक के अंदर भी घुसने में कामयाब रहे तो साथ ही 2 और दुकानों के ताले तोड़े, लेकिन चोरों को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। हालांकि राहत की बात यह रही कि चोर वहां तक नहीं पहुंचे जहां पर कैश रखा जाता है। माना जा रहा है कि सुबह लगभग 3 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद बैंक के अधिकारी और शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज को खंगाला और चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला के 2 पुलिस थानों को देश के सर्वश्रेष्ठ 75 थानों में स्थान मिला है। इसमें छोटा शिमला और ढली थाना शामिल है। SP मोहित चावला ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए स्वतंत्र और विस्तृत सर्वे के बाद देश के 75 सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया। देश भर के 16,675 थानों के सर्वे में 75 थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसमें छोटा शिमला और ढली थाना शामिल है। बताया गया कि पुलिस जवानों के लिए ये गौरव की बात है और इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध, संपत्ति अपराध, गुमशुदा लोगों, अज्ञात लोगों और शवों की बरामदगी के मामले में इन थानों ने बेहतरीन कार्य किया है। आप सब जानते हैं कि कोविड काल में पुलिस को कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया और अपनी न सिर्फ हिमाचल पुलिस, शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बल्कि पूरे भारत की और पूरे विश्व की पुलिस बाहर निकली और सिटीजन्स और कोरोना के बीच में एक ढाल का काम किया। हमारे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन, सबसे बड़ी रैंकिंग वो है। बट कल जैसे कि हमने शेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और NCRB के जो डाटा के बेसिस पे, बहुत गर्व की बात है शिमला जिला के लिए, क्योंकि पूरे भारत में 16,671 पुलिस स्टेशंस में से सिर्फ 75 पुलिस स्टेशंस को चिन्हित किया गया, जिसमें नॉर्थ इंडिया के सिर्फ 18 पुलिस स्टेशंस थे। शिमला के जिले के 2 पुलिस स्टेशन, हिमाचल के भी सिर्फ 2 ही पुलिस स्टेशन जो शिमला जिला के हैं वो आए, जिसमें एक दिल्ली पुलिस स्टेशन जिनके SHO साहब यहाँ पे अभी मेरे साथ हैं, और ईस्ट छोटा शिमला पुलिस स्टेशन उनके SHO भी हमारे साथ हैं।
हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत गर्व की बात है। इसमें ए पैरामीटर और बी पैरामीटर्स थे, क्राइम से रिलेटेड पैरामीटर्स थे, थाने में पब्लिक से कैसा व्यवहार किया जाता है, वीकर सेक्शंस के लिए पुलिस कैसे डील करती है, थाने में लॉकअप कैसे है, मेस कैसी है, और अगर क्राइम से बात करें हमारी CCTNS में कैसी फीडिंग है, टेक्नोलॉजी से हम कितने जुड़े हुए हैं। तमाम मुद्दों पैरामीटर्स पे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और एक इंस्पिरेशन है शिमला जिला की। राजस्थान के जोधपुर के पीपाड़ थाना क्षेत्र में तस्करों और पुलिस के बीच फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे तस्करों की गाड़ी इस दौरान पलट गई। इस हादसे में एक तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल तस्कर का जोधपुर के SDM अस्पताल में फिलहाल उपचार चल रहा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुनील कायल सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे और मामला दर्ज किया। आकस्मिक चेकिंग कर रही थी संदिग्ध व्हीकल्स की। उस दौरान मैं 7 इंच चौराहे पे एक इनोवा पराठे से गुजरी, जिसको सस्पेक्टेड होने पर रुकने का इशारा किया लेकिन रुकी नहीं, निकल गई। पुलिस द्वारा चेकिंग के हिसाब से उसको पीछा किया गया, लेकिन आगे जाके पुलिस पे अंदर जो बैठे थे उन लोगों ने फायरिंग की पुलिस पे ही, और फायरिंग के दौरान ही अनबैलेंस हो गई उनकी गाड़ी, अनबैलेंस हो गई, जिसमें एक बंदा घायल हो गया। 2 का और बता रहे हैं वो लोग। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उदयपुर ACB ने श्रम विभाग में कार्रवाई करते हुए विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को 22,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। सरकारी योजनाओं का पैसा दिलाने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी भेरूलाल बंजारा, जो कि पालिका खेड़ा भोपाल सागर तहसील का निवासी है, उसने उदयपुर ACB को शिकायत की। बहरहाल इस कार्रवाई के सामने आने के बाद श्रम विभाग में हड़कंप मचा है। बस 28 तारीख को सूचना मिली थी हमें, कोई जो कंप्लेनेंट है हमारा भेरूलाल बंजारा, उन्होंने एक शिकायत दी थी। इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था 2019 मई में। ये एक रजिस्टर्ड श्रमिक थे, श्रम विभाग में इनका रजिस्ट्रेशन था। तो सरकार की योजना है कुछ श्रम कल्याण से संबंधित, उन योजनाओं में जो श्रमिक कार्य करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको 2 लाख रुपए का अनुदान सरकार देती है। तो इनकी फाइल लगी हुई थी वहाँ पे, उसी फाइल में जो इनको 2 लाख का रुपया इनको डिसबर्स करना था, इनके खाते में जमा होना था, उस पैसे को खाते में डालने की एवज में इन्होंने पहले तो 30,000 की इनसे मांग की 15% के हिसाब से, लेकिन कुछ नेगोशिएशन किया इन्होंने तो 22,000 रुपये पे मामला तय हुआ। और उसी विभाग का एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो सारे काम को संचालित करता है। इंटरनेट मीडिया पर शुक्रवार को इंदौर नगर निगम कर्मियों द्वारा कमजोर बुजुर्गों को एक गाड़ी में भरकर इंदौर देवास हाईवे पर छोड़ने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। वीडियो में निगम के कुछ कर्मचारी एक बुजुर्ग कमजोर महिला और एक बुजुर्ग को गाड़ी से उतारते हैं और फिर बैठाते हुए दिखाई देते हैं। गाड़ी में कुछ और बुजुर्ग और उनका सामान नजर आता है। वीडियो शिप्रा के आसपास का बताया जाता है, लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि यह किस दिन का वाकया है। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने यह वीडियो शूट करते हुए बताया कि निगम कर्मी बुजुर्गों को सड़क किनारे फेंकने आए हैं और बुजुर्गों को इंदौर नगर निगम की गाड़ी में भरकर लाया गया। जब गांव वाले वीडियो बनाने लगे और कर्मियों को फटकारा तो कर्मी उन्हें फिर गाड़ी में बैठाने लगे। ग्रामीणों ने कर्मियों से कहा कि कम से कम बुजुर्गों को इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। नगर निगम के कर्मचारियों की संख्या 3 थी जो ये अमानवीय काम कर रहे थे। फिलहाल वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने 2 जिम्मेदारों पर कार्रवाई की है। तो आपको बता दें, बुजुर्गों को पशुओं की तरह यहां पर ले जाने का यह मामला सामने आया और एक शर्मनाक करतूत कह सकते हैं जो कि यहां पर नजर आ रही है। उधर हरियाणा के पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पिछले 2 महीने से चलाए जा रहे किसानों के आंदोलन के समाप्त होने के बाद हाईवे जाम मुक्त होकर पहले की तरह सुचारू रूप से चलने लगा है।
जाम मुक्त होने के बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ आवागमन करने वालों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें, पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 2 महीने से किसानों ने धरना देते हुए नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम किया हुआ था, जिसके कारण लोगों को हाईवे के पास वाले कच्चे रास्तों से निकलना पड़ता था और वाहनों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस दौरान बहुत से लोग दुर्घटनाओं के शिकार भी हुए और सैकड़ों वाहनों को क्षति पहुंची। दिल्ली में लाल किला प्रकरण के बाद यहां पर पुलिस प्रशासन ने आंदोलनरत किसानों को नोटिस देकर नेशनल हाईवे को खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद आंदोलन कर रहे किसानों ने स्थिति को समझते हुए नेशनल हाईवे को खाली कर दिया। लेकिन इस बीच में आम लोगों को, नौकरी वालों को, बहुत लोगों को जो रोड जाम हुआ है उस वजह से दिक्कत आई है। लोग गांव से निकल कर इधर उधर गए भी हैं, एक्सीडेंट भी हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन अब जब से ये 26 जनवरी का ये इन्होंने चढ़ाई की है, अब इनका ये नहीं पता इनको, और हमें भी नहीं पता इन्होंने ये दिल्ली के लिए गए क्यों हैं, ये लाल किले के लिए क्यों इन्होंने लाल किला घेरा है, ये सरकार से बात करने के लिए गए हैं, किसी को यही नहीं पता है अभी तक। किस तरह की समस्या यहाँ रहती थी? जी, समस्या बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ एक्सीडेंट भी हुए हैं, एक्सीडेंट भी बहुत ज़बरदस्त हुए हैं, और यही नहीं पता लगा कि भाई यहाँ कहाँ से रास्ता कैसे। कुछ लोगों को अब एग्ज़ाम भी था, कुछ लोगों का, उनको भी दिक्कत हुई है, बहुत भारी दिक्कत हुई है। अब किस तरह की राहत मिली है? जी, राहत एकदम बहुत। अब आप देख सकते हो वाहनों का आवागमन हुआ, कोई कैसी भी समस्या नहीं है, आराम से लोग आ सकते हैं, अपने टाइम पे ड्यूटी पे पहुंच रहे हैं, अपने कामों को करने लग रहे हैं। उधर हरियाणा में अगले 2 दिन पाला जम सकता है। रात का पारा और कम होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार 31 जनवरी की रात पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, जिससे फरवरी के पहले सप्ताह तक ठंड से राहत मिल सकती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड से गेहूं, सरसों, चना, जौ की फसलों को बहुत फायदा हो रहा है। पहाड़ों से आ रही शुष्क हवाओं से हरियाणा में गुरुवार को रात का तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक कम हो गया। हिसार में ये 2.2, तो नारनौल में तापमान 2.3 डिग्री पर आ गया। कुछ इलाकों में गहरी धुंध छाई रही। अंबाला में दृश्यता 25 मीटर और करनाल में 50 मीटर रह गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अमूमन जनवरी के अंत में ऐसा मौसम कम रहता है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो धुंध इस महीने के अंत तक यानी कि 31 जनवरी तक रह सकती है। इसके साथ ही इस बार ज्यादा दिनों तक ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मार्च महीने में लोगों को ठंड का अनुभव होगा। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।